तो आइए हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2022। इसमें यूनिट 7 की तरफ हमारा फोकस रहेगा, यूनिट 7 की तरफ। विद इन यूनिट 7 यहां पर 10 पॉइंट एज एन एमपीपीएस के सिलेबस में दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। दूसरा है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसी के अंदर सैटेलाइट्स की भी बात करिए, है ना, इंस्टीट्यूशंस में ही सैटेलाइट्स की भी बात करिए, नेचुरल सैटेलाइट्स की भी बात करिए और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की भी बात करिए। एक और पॉइंट है इसके अंदर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। सर एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते हैं, है ना। 3-4 तरह की वैरायटीज होती है। IUCN के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रेड लिस्ट भी होती है, कई तरह के इसके अंदर विश्लेषण किए जाते हैं। वो सब चीजें हम एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट चीज है इसके अंदर इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कहां पर कौन सा फॉरेस्ट है, टुंड्रा फॉरेस्ट की बात होगी। कई सारे इसमें अलग अलग तरह के फॉरेस्ट बताए जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में, इंडिया के रेस्पेक्ट में और वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कौन कौन सी इकोलॉजिकल सिस्टम चलते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है न्यूट्रिशन और फूड वाले टॉपिक का। एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, विटामिन से होने वाली प्रॉब्लम्स, प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, है ना। एक ह्यूमन बॉडी को कितने एनर्जी चाहिए होती है, एक ह्यूमन बॉडी अगर मेल है फीमेल है उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशंस रहते हैं, तो वो सब चीजों को हम लोग इसके अंदर डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें होगी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्स्टली हम लोग डील करेंगे ब्लड के साथ, फिर जो भी वेरियस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट हो गया, इन सब को लेकर हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर डील करेंगे। ब्रेन हो गया, है ना, ये सब चीजों के साथ हम लोग यहां पर डील करेंगे। नेक्स्ट इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जो रीसेंट टेक्नोलॉजी जो भी एग्रीकल्चर के साथ यूज की गई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन और जितने भी तरह के रिवॉल्यूशन हुए एग्रीकल्चर के अंदर, हम लोग यहां पर इसको देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का इन रिवॉल्यूशंस के अंदर काफी बड़ा योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हो जाएगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सर ये काफी नया टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे मेगा फूड पार्क्स, है ना, और मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी फूड पार्क्स की योजनाएं हैं। ठीक है, और ये काफी बिल्कुल लेटेस्ट, ज्यादा पुरानी इंडस्ट्रीज नहीं है, ये काफी नई है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है इसकी, इसी के अंदर है हेल्थ पॉलिसी। क्या है? हेल्थ पॉलिसी। मध्य प्रदेश की हेल्थ पॉलिसी और इंडिया की हेल्थ पॉलिसी, दोनों को हम इसमें डील करेंगे। एंड प्रोग्राम्स, जो भी मध्य प्रदेश के, जैसे जननी सुरक्षा योजना, XYZ, कोई सी भी योजना मध्य प्रदेश की चलती है तो उसको भी हम लोग इसके अंदर डील करेंगे। नेक्स्ट चीज हो जाएगी इसके अंदर पॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन, कितने तरह के पॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। नेचुरल डिजास्टर के अंदर सुनामी, लैंडस्लाइड, वॉल्केनो, ये सब चीजें आएगी। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा बड़ा सिलेबस हो गया यूनिट 7 से रिलेटेड, जो कि एमपीपीएससी इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस आए किस तरीके के हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना।
सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह से, है ना। तो सर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूट या फिर हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स से रिलेटेड भी आप चीज वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, भारत ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो WHO चलाता है, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो WHO फंडिंग करता है। और WHO का रीजनल हेडक्वार्टर कहां है? WHO का रीजनल हेडक्वार्टर कहां है? इंडिया के अंदर। साउथ एशिया का जो रीजनल हेडक्वार्टर है WHO का, वो इंडिया के अंदर है, दिल्ली में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड लास्ट ये सिलेबस जो है, ये यूनिट वाइज सिलेबस जो है, उसमें अभी तक 2 ही प्रीलिम्स हुए हैं, है ना। तो ये काफी न्यू है, ये जो यूनिट है ये आपस में ही काफी न्यू है। कोई चीज अगर न्यू है तो सर उससे चीजें बन सकती हैं, है ना। अब WHO है, WHO का रीजनल हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश, सॉरी, इंडिया के अंदर है। तो WHO से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने? वैसे बिल्कुल सटीक क्वेश्चन पूछते हैं सामने से, अगर यदि आपको याद है तो आप कर सकते हैं, वरना इसमें तुक्का लगाना ज्यादा इजी नहीं होता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप उसमें कुछ चीज समझकर, कुछ चीज सोचकर, विचार कर आप चीज कर सकते हैं। यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यदि आपको याद है या फिर आपको याद नहीं है, तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, व्हेन WHO वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हेन WHO वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इसका आंसर है 7 अप्रैल 1948। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको याद होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स आपको याद होने चाहिए कि ये कहां पर है। ये क्वेश्चन है, यदि आपको ये याद है तो आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आप देखिए कि इन्हीं इंस्टीट्यूट से एक और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म बताइए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको याद है, वैसे ये बहुत इजी है, अगर जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है तो वो आपको इसमें लर्न करने पड़ेंगे। सपोज इसका आंसर हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सपोज कीजिए सर अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो अब हो सकता है क्वेश्चन कुछ और हो, जैसे DRDO पूछ ले। अब सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता, DRDO पूछा जा सकता है ना। और होमी जहांगीर बाबा रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर सर ये किस जगह स्थित है, कब से स्थित है और इसका क्या रोल हो सकता है। कब से, व्हेन एस्टैब्लिश, रोल और वेयर एस्टैब्लिश्ड, ये 3 क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से MPPSC क्वेश्चंस पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ईयर भोपाल गैस डिजास्टर हैपेंस। ईयर पूछा है, और अगर यदि आपको डेट भी पूछी है तो डेट भी आपको याद रखनी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं, वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो ये जो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी है ये बहुत बड़ी मानी जाती है। लगभग 4000 लोगों के आसपास इसमें लोगों की डेथ हुई थी। कितने हजार लोगों की? 4000। अब क्वेश्चन पूछा गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो इसका ईयर है 1984, 2 और 3 दिसंबर। अब सर ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है इससे कि गैस कौन सी थी सर, वो गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं उसको, आइसोसाइनाइड। और यूनियन कार्बाइड कंपनी कौन सी थी? कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। और इसके हेड कौन थे? एंडरसन्स। सर इसमें अगर आप पॉलिटी वाइज जाएंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि हु वॉज द सीएम। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु वॉज द सीएम, सीएम कौन थे इस टाइम पर। बाद में ये जो
यूनियन कार्बाइड है, इसको डव लिमिटेड कंपनी ने खरीदा था। कौन सी कंपनी ने? डव। बहुत फेमस फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की कंपनी है सर ये, है ना सर। नेक्स्ट आप देखिए, और क्वेश्चन पूछा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी सर, ये क्वेश्चन इसलिए भी रहा है न्यूज में क्योंकि अभी रिसेंटली एक वायरस बहुत ज्यादा इस दुनिया पे अफेक्ट किया गया है सर। 2019 से चला है जो 2022 तक, तो सर इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? पुणे। कहां पर है? पुणे। तो सर चीजें ऐसे याद रखनी पड़ेगी। और अगला क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कौन सा क्वेश्चन पूछा है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। मुझे जहां तक याद आ रहा है ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में यूपीएससी में पूछा हुआ है, जहां तक मुझे याद है पूछा गया है ना। रीजन क्या है, कोई बता सकता है? सबसे बड़ा रीजन है मैगी कंट्रोवर्सी। बीच में आपको याद होगा मैगी बैन हो गई थी, है ना। उस मैगी का बैन होने का कारण ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक तरह का टेस्ट या फिर कह सकते हैं फ्लेवर को बढ़ा देता है। ये कई प्रोडक्ट्स के अंदर ये नेचुरल होता है, कई प्रोडक्ट्स के अंदर ये नेचुरल होता है। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर के अंदर ये नेचुरल है। चीज हो गया, है ना। आपने देखा होगा किसी चीज के, आप टोमेटो केचप कितने चाव से खाते हो, है ना। टोमेटो केचप आप किसी भी चीज के अंदर टोमेटो केचप डालते हो, है ना। चीज, हर किसी चीज के अंदर आप चीज डाल देते हो, हर किसी चीज के अंदर आप चीज डाल देते हो। रीजन क्या है सर उसका? उसके अंदर इनबिल्ट MSG होता है। इनबिल्ट MSG होता है तो आपको बड़ा मजा आता है खाने में, और मजा आता है फिर आप ज्यादा खा लेते हो, ज्यादा खा लेते हो तो फिर आप मोटे हो जाते हो, मोटे हो जाते हो तो फिर हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं तो फिर हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी हम लोग पढ़ेंगे इसी में, है कि नहीं। तो ये तकलीफ है। ये क्वेश्चन बेसिकली करंट से है ना, मगर ये काफी पुराना है, ओल्ड करंट है। तो करंट से ये क्वेश्चन, मगर ये ओल्ड करंट से है सर। और आप क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए UNICEF, इसका उन्होंने हेडक्वार्टर पूछा था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर। तो सर जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है, सपोज कीजिए EU हो गया या XYZ कोई सा भी हो गया, UNDP हो गया, UNEP हो गया, है ना, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, IMF हो गया, है ना, फॉर पर से कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है सर, यूनेस्को हो गया, है ना, इनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है, इंडिया में के रेस्पेक्ट्स में भी। और अब सपोज कीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि RBI का हेडक्वार्टर कहां है ना सर, तो आपको पता होना चाहिए RBI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। अब रीजनल हेडक्वार्टर कहां है ये पूछ लिया आपसे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब रीजनल हेडक्वार्टर में सपोज कीजिए उन्होंने जयपुर दे दिया, ऑप्शन में अहमदाबाद है, या सपोज कीजिए चेन्नई है, तो आप किसको टिक करेंगे? चेन्नई को। अगर ऑप्शन में है तो चेन्नई को टिक करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये चीज हो गई। एक और क्वेश्चन था बिल्कुल करंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। अब सर कोरोना वायरस है तो उसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन थे, मगर उसमें क्लियर कट एक चीज का ऑप्शन लिखा हुआ था आपके ऑप्शंस के अंदर, SARS। सर सबको पता है कि सार डिसीज से ही आगे की डिसीज जो कोरोना वायरस का आप कोई चीज निकाल सकते हो। यदि ऑप्शन में कोई अलग अलग ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन दे रखा है तो ये सही ऑप्शन है। रीजन इसका क्या है सर? ये लंग्स के इन्फेक्शन की डिसीज है। लंग्स की इन्फेक्शन की डिसीज है तो आप कोरोना वायरस में कौन से इन्फेक्शन की बात हो रही थी? रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी से ही तो हो रहा है, तो इसका फुल फॉर्म ही रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ना। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की अगर प्रॉब्लम है तो कोरोना वायरस से आप उस चीज को जोड़ सकते हो। क्या यदि मैं यहां पर कोई और चीज का देता एग्जांपल, सपोज कीजिए कोई और सिंड्रोम होता, डाउन सिंड्रोम, XYZ कोई सा भी सिंड्रोम, तो क्या आप उसके कनेक्शन कोरोना वायरस के साथ बिठा सकते हैं? नहीं हो सकता है ना। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है।
और देखिए आप, एक क्वेश्चन है नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स पे ऑप्शन दे रखा था उन्होंने बहुत सारे, उसमें मार्बल इज द करेक्ट ऑप्शन। सर उसमें लीड आयरन भी दे रखा है, सिल्वर भी दे रखा है। सर कुछ भी हो, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शाइन करते हैं। क्या करते हैं? शाइन करते हैं। और जो नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं, और इनकी डक्टिबिलिटी, जो इनकी मजबूती तो होती है, वो इतनी नहीं होती है। नॉन मेटालिक को आप इजीली तोड़ सकते हैं, वहीं मेटालिक जो चीज होती है उसको आप इजीली तोड़ नहीं सकते, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। नॉन मेटालिक मिनरल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वहीं मेटालिक मिनरल्स की होती है। अब आप उसमें ऑप्शन देखिए, उसमें लीड दे रखा है, उसमें सिल्वर दे रखा है, उसमें एकोराइट दे रखा है, और उसमें मार्बल भी दे रखा है। अब आपको पता है कि सर मार्बल के साथ हमने कभी भी, जब आप मैग्नेट के साथ खेले होंगे तो मार्बल हमेशा ही सही रहेगा। ये नॉन मेटालिक है, इजीली टूट भी जाता है, गिरने से भी टूट जाता है, पत्थर ही होता है, और एज सच शाइनिंग नहीं होती है। मार्बल को घिसना पड़ता है तब जाके वो कुछ हद तक शाइनिंग देता है, उसके बाद वो अगेन शाइनिंग कम हो जाती है। जबकि जो मेटल्स होते हैं उनकी नेचुरल शाइन होती है। क्या होती है? नेचुरल शाइन। ठीक है, तो इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो से क्वेश्चन था, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेरेनियल नर्व्स इन ह्यूमन। अब सर के अंदर कौन से तरीके की नर्व्स होती है? अब यहां कंफ्यूजन करने वाली बात थी, इन्होंने ऑप्शन के अंदर 12 भी दे रखा था और 31 भी दे रखा था। 12 भी दे रखा है और 31 भी दे रखा है। 31 बेसिकली स्पाइनियल नर्व की बात कर रहे हैं। कौन सी? स्पाइनियल नर्व्स। और जो 12 होती है वो कार्नियल नर्व्स होती है। ये ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन है। किससे है सर? ह्यूमन बॉडी। किसी को कोई डाउट है? किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, और इसके आसपास चीज घूमेगी, ऐसी की ऐसी ही आना जरूरी नहीं है। जनरली क्या होता है, इसके आसपास चीज घूमती है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ साइंस। फंडामेंटल ऑफ साइंस। अब साइंस की 3 यूनिट्स है सर। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, नेक्स्ट है, सॉरी, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ बायो। ठीक है, अब इसी के अंदर, विदिन इसी के अंदर हम लोग सबसे पहले उठाएंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। क्या उठाएंगे? फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। मूल बातें करेंगे हम लोग फिजिक्स के बारे में। हु वाज द फादर ऑफ फिजिक्स? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? किसी को पता है क्या फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? कौन है? हैं? आइंस्टाइन। और ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई फादर ऑफ फिजिक्स है। इसमें 3 कैंडिडेट सबसे आगे हैं, न्यूटन, गैलीलियो एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। एज सच कोई यहाँ पर पोस्ट नहीं है कि इसको हम फर्स्ट वाला पोस्ट इसमें नहीं है। फादर ऑफ फिजिक्स को एज सच किसी ने बताया नहीं कौन है, मगर हाँ कह सकते हैं कि तीनों को मिलाकर है।
गैलीलियो, न्यूटन एंड आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या दिया है? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। रिलेटिविटी की थ्योरी दी है सर, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी न्यूटन आइंस्टीन ने बात करी है। और किस चीज की? फोटोन, फोटोन से, ठीक है। न्यूटन की, तो न्यूटन को हम लोग को सभी पता है, ग्रेविटेशन का फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्वेंशन इन्होंने करी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है सर, ये भी न्यूटन्स ने ही दिए हैं। और कैलकुलस, कैलकुलस सर, उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ को बनाने में कैलकुलस का इस्तेमाल हुआ है। तो इस चीज के सॉल्यूशंस पे पहुंचने के लिए उन्होंने एक पूरी नई चीज बना दी, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। उसकी एक बुक चलती है अलग से सीबीएसई के अंदर, है ना। तो ये बड़ा कठिन आदमी है, इसने बहुत दुख दर्द दिए हैं आजकल के बच्चों को, बहुत ज्यादा। गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया को गैलीलियो का लॉ भी बोला जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, वो भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, जड़ता का कानून। कौन सा? जड़ता का। अब इसी को दोनों में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप फादर ऑफ फिजिक्स पूछा जाए और अगर इन तीनों में से बीच में अगर कोई ऑप्शन है ना, कोई एक अगर है तो आप टिक कर सकते हो, अगर तीनों है तो फिर कठिन हो जाएगा मामला, है ना। फिर वो शायद अब फिर वो एमपीपीएससी किस हिसाब से सोचती है, मगर एज सच कोई पोस्ट नहीं है फादर ऑफ फिजिक्स के लिए। कह सकते हैं ऐसा क्लासिकल मैकेनिक्स का अगर बात की जाए, सिर्फ मैकेनिक्स की बात की जाए, तो न्यूटन को हम फादर कह सकते हैं, ठीक है सर। हो गया। आप लिखिए फादर ऑफ बायोलॉजी। हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही है। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल भी इन्हीं को बोला जाता है। अगर वर्ल्ड में अगर किसी ने सिस्टमैटिकली कॉन्स्टिट्यूशंस की बातें करी है तो वो एरिस्टोटल ने करी है सबसे पहले। बहुत ज्यादा बुक्स लिख रखी थी, बहुत सारी बुकें तो इनकी 3-4 पेज की भी हैं, तो आप उसमें ना जाए, है ना। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस। कौन है? थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, ठीक है। बीसी सेंचुरीज के नाम है, तो उसे थोड़े अटपट उटपटांग होते हैं। थियोफ्रस्टस, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स एज सच कोई नहीं है। और गैलीलियो को एक टर्म और दी गई है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। क्या है? अगर क्वेश्चन कभी ऐसा बनता है कि हु वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, तो उसमें गैलीलियो का नाम आएगा। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे ये, इसलिए इनको बोला गया है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, ठीक है। अब आता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। हु वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? सर यहां पर सही साठ चीज बताई गई है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन थे? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रदरफोर्ड। न्यूजीलैंड के थे ये। किस बेसिस पर इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर बोला जाता है?
क्या क्या इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन की, है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी इन्होंने। और सर एक और, हाइपोथेसिस ऑन न्यूट्रॉन। हाइपोथेसिस ऑन न्यूट्रॉन, हाइपोथेसिस मतलब मनगढ़ंत कहानी इन्होंने कुछ टाइप बताई थी, उसको सिद्ध नहीं कर पाए। हाइपोथेसिस में आप चीजें सिद्ध नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इन्होंने किस चीज पर हाइपोथेसिस दी है? हाइपोथेसिस ऑन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? ये तो हो गए फादर, जितने भी बॉटनी के, जूलॉजी, एक्सट्रैक्ट के। उसके अलावा अब देखते हैं मेन, हम फंडामेंटल्स पे अब आते हैं। फंडामेंटल्स के अंदर कोई भी चीज है सर, फिजिक्स की कोई भी चीज है, किसी भी चीज है, फंडामेंटल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, है ना। नापतोल तो करना ही पड़ेगा कोई चीज का, है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको बिना नापतोल के आप कैसे बता सकते हैं कि सर इसमें कितना क्या करना पड़ेगा? तो सर इसी चीज के अंदर हम लोग देख सकते हैं यूनिट्स, है ना। यूनिट्स क्या बताती है? फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट बताती है। यूनिट में क्या बताया जाता है? कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है सर यूनिट में, ठीक है। 7 तरह की होती है ना। 2 तरह की यूनिट्स होती है, एक 2 फंडामेंटल और एक डिराइव्ड, है ना। 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ठीक है। विद इन फंडामेंटल और डिराइव्ड के अंदर फर्क है। डिराइव्ड में कौन कौन सी आती है बताएगा कोई? रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है सर। डिराइव्ड यूनिट में 2 यूनिट ये वाली है, ठीक है। ये किस चीज को नापती है? सॉलिड एंगल्स को। और ये कौन से एंगल्स को नापती है? प्लेन एंगल्स, प्लेन की बात कर रही, ठीक है। वहीं पर जब फंडामेंटल्स की हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल्स के अंदर अलग बहुत सारी यूनिट्स होती है। फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर क्या है? लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या होगा सर? कैंडेला या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। सॉरी, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी ही लिखना चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्या होगा? सब्सटेंस, एटॉमिक सब्सटेंस, है ना। सातों 7 यूनिट्स होती है। कितनी होती है सर फंडामेंटल यूनिट्स? 7। लेंथ को किस में नापा जाता है? लेंथ को किस में नापा जाता है? मीटर। मास को केजी, टाइम को सेकंड, टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर्स, कैंडेला इसको मोल। और 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, है ना। एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं इसको, एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। माइनस में है, प्लस में थोड़ी होती है, इतनी बड़ी थोड़ी वैल्यू होती है ना। एटम के लिए कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। 2 तरह की होती है, डिराइव्ड और फंडामेंटल यूनिट्स। सर सिस्टम ऑफ, एक तो ये हो गया सर फंडामेंटल यूनिट्स और एक डिराइव। इसमें भी सिस्टम होते हैं सर, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ
यूनिट होता है सर, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस, एक होता है एमकेएस, है ना, सेकंड सब में सेम है, और एक और होता है एफपीएस। एफपीएस सबसे पहला कौन सा है, सीजीएस, और फिर है एमकेएस, अगला क्या है एफपीएस, और एक होता है एसआई। ठीक है, अब विद इन एसआई में डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, है ना। अब इसमें आप क्या मेजर कर रहे हो, सी मींस सेंटीमीटर, और जी मींस ग्राम, और एस मींस सेकंड। ठीक है, यहां पर है मास, एम मींस मीटर, एम मींस मीटर, के मींस किलो, and again s means seconds, f means foot, comma p means pound, s means second। ठीक है, एसआई का आपको मैंने दोनों ही बता दिया है कि फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या क्या होती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चीज हो सकती है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, हाँ नहीं, वन बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस अगर आपको नापनी है ना, तो उसके लिए एयू, लाइट ईयर्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ना। कोई जरूरत से ज्यादा ही बड़ी चीज है तो अब उसको आप कब तक वैल्यू में लिखोगे, है ना, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 10, तो उसको छोटा करने के लिए इसको बोला गया है 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर ये क्या है कि एक साल के अंदर लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है, लाइट की एक स्पीड होती है, उस लाइट की स्पीड में यदि वो लाइट चलती रहे इन वैक्यूम में, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, तो उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। एक साल के अंदर लाइट कितना ट्रेवल करती है वैक्यूम में। ठीक है, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक है, मगर ये जो स्पीड बताई गई है ये इन वैक्यूम है, क्या है, इन वैक्यूम। 1 AU, 1 AU क्या है, अर्थ से सन की डिस्टेंस, क्या है, 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट्स क्या है, अर्थ से सन की डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। ठीक है, AU मींस सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल्स क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल्स, ये आप लोग 1 नॉटिकल माइल इसलिए होता है क्योंकि सर हम जब कमर्शियल एरिया में हम लोग हमारी सी को नापने जाते हैं, सी एरियाज के अंदर बात कर रहे हैं 20 नॉटिकल माइल्स, है ना, उस हिसाब से हमारा कमर्शियल एरिया कितना होता है, इसलिए नॉटिकल माइल्स इंपॉर्टेंट है। नॉटिकल माइल्स की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम हमारा कमर्शियल एरिया नापने के लिए जाते हैं, सी में उतरेंगे, तो वहां पर हम लोगों को याद होना चाहिए, तो होता है 1.852 किलोमीटर्स। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू होता है 1.852 किलोमीटर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट? 1 सेल्सियस इक्वल्स टू कितना होता है फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेल्सियस इक्वल्स टू अगर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, ठीक है, सॉरी केल्विन, है ना। और अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 33.8 कितना होता है, 33.8 फ़ारेनहाइट, ये डिफरेंस है ना। 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 के, एंड अगर उसको फ़ारेनहाइट में करना है तो 33.8 के एफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी।
क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसके अंदर वजन होगा, मास होगा खुद का, है ना, और मैग्नीट्यूड, हैव मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव डायरेक्शन। ठीक है सर। वहीं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी। सर क्या इतना ही होगा? सर क्या इतना ही होगा? एक चीज और होती, वेक्टर एडिशन के नियम को वो चीज माननी भी चाहिए। ठीक है, यदि वेक्टर एडिशन का नियम नहीं माना गया तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है सर। शुड फॉलो वेक्टर एडिशन रूल्स। ठीक है सर, ये चीज भी होनी चाहिए, वरना वो चीज अगेन स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आ जाएगी। सर एग्जांपल बताइए कोई स्केलर क्वांटिटी का। मास वेट नहीं होता है सर, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और बताइए डिस्टेंस, टाइम, और क्या होगा सर? पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी, वर्क, और क्या होगा सर? स्पीड, और क्या हो सकता है सर? टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? ये सब चीजें स्केलर क्वांटिटी है सर। आप ये बताते हो कि टाइम इस दिशा में है, टाइम तो टाइम है सर। क्या टाइम हो रहा है सर? 5:45 हो रहा है सर। टाइम तो टाइम है। टेम्परेचर क्या है? केल्विन में सर 10 डिग्री हो रहा है। ये थोड़ी बोलते हो सर पश्चिम दिशा में 10 डिग्री हो रहा है, नहीं। तो यहां पर ये चीज मानते हैं। पावर है सर, पावर को सपोज कीजिए आपने, पावर क्या होता है सर? वर्क डन, कितने टाइम में आपने कोई कार्य किया, एनर्जी से कितना कार्य आपने करवाया, वही पावर होता है। पावर में भी ऐसा सच कुछ नहीं है, डायरेक्शन थोड़ी दिखाती सर। आपने मिक्सचर चलाया, मिक्सचर ने वो काम किया, तो क्या उसमें कोई डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन नहीं है ना। डिस्टेंस में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं दिखाता है। सपोज कीजिए ये कोई आइटम, ये कोई पड़ा है, अगर इसमें मैं ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दूं तो ये अब इसका वेट नहीं है, सिर्फ मास रहेगा, तो इस मास का अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आया समझ में? नेक्स्ट चीज आप देखिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होता है? फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन, और क्या होगा? वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट, और क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटीज, ये भी हो सकती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी के अंदर आप एंगुलर वेलोसिटी भी काउंट कर लीजिए। ठीक है, और क्या हो सकता है? मोमेंटम, बिल्कुल। और क्या हो सकता है? वेक्टर क्वांटिटी का और कोई एग्जांपल? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। और क्या हो सकता है? इंपल्स हो सकता है ना, टॉर्क,
एटेक्सरा एटेक्सरा सर बहुत सारी चीजें होती है। मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही, ठीक है, वो साइड बाय साइड लाइन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कंसेप्ट वाइज, है ना, ज्यादा चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी इसमें। सर चीजें कितनी छोटी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। सपोज कीजिए सर डेसी है, छोटे की बात करेंगे सर पहले, है ना। डेसी के बाद आता है सेंटी, फिर उसके बाद आता है मिली। सर आता है कि नहीं आता है? मिली के बाद क्या आता है? माइक्रो, फिर आता है नैनो, फिर पिको एंड फेम्टो और एटो। क्या आता है? एटो। एटो के बाद आता है जेप्टो, फिर आता है योंगटो, योक्टो, ठीक है। ये सब चीजें छोटी काउंट कर रहे हैं हम लोग। क्या काउंट कर रहे हैं? छोटी। डेसी में -1, सेंटी में -2, मिली में -3, माइक्रो में -6। यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। क्या है? -6, उसके बाद -9, +3 होगा सर अब, है ना। 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर कितना होगा? 18। इधर आएगा तो 10 टू द पावर 21 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -24। सर ये छोटा काउंट हो रहा है, ठीक है। अब इसी में अगर यदि हम बड़ा काउंट करेंगे तो चीजें सेम टू सेम ही रहेगी। जहां पर जो 3 स्टार्टिंग के 3 जो काउंट है उसके बाद से +3 +3 +3 +3 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आप देखिए डेका, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्टो, थर्ड है किलो, फिर है मेगा, फिर आता है गीगा, फिर है टेरा, फिर है पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। सर ये चीजें आपने देखी होगी कंप्यूटर्स के अंदर भी आती है, मेगाबाइट, किलोबाइट, है ना। तो वो यही चीज है। डेका के अंदर क्या लिखेंगे आप? 10 टू द पावर +1 या फिर एरो नहीं भी लगाएंगे तो प्लस में ही काउंट होता है। हेक्टो में 2, किलो में 3, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15, उसके बाद 18, जेटा में 21, देन 24। ये दोनों यूनिट्स, इनसे क्वेश्चंस पीएससी के अंदर अभी 1-2 साल में नहीं पूछे जा रहे हैं, बाकी इससे पहले इनसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं, है ना। और गीगा, टेरा, जेटा, ऑक्सा, जेटा, ये तो आपके कंप्यूटर्स की यूनिट्स में भी काम आता है। और यहां पर तो क्वेश्चन बन ही रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड तो क्वेश्चन बन ही रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये तीनों लॉ न्यूटन्स ने दिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ समझने वाली बात है। कभी अगर बोल दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये फलाना स्टेटमेंट है, XYZ कोई स्टेटमेंट है, यदि उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा नियम है। फर्स्ट नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम क्या कहता है? यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि बाहरी बल उस पर ना लगे, है ना। और यदि कोई बॉडी रुकी हुई है तो जब वो रुकी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल उस पर ना लगे। ये है आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, गैलीलियोस लॉ, क्योंकि इन्होंने भी ये चीज दी थी, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? F = ma। A क्या है? एक्सेलरेशन, और m क्या है? मास। तो उनका कहना यह है, यदि किसी बॉडी को
यदि हम वो मोमेंटम में है, तो यदि मोमेंटम में है और मास तो उसका कांस्टेंट है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, फोर्स के, है ना। यदि मोमेंटम बढ़ता है तो क्या फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और यदि फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। यही सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकाल कर देंगे कि जो फर्स्ट, सपोज कीजिए फोर्स अगर बढ़ रहा है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स बढ़ेगा। थर्ड नियम क्या है, इक्वल एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक अपोजिट क्रिया होगी, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो ये चीजें क्या कि स्टेटमेंट डाल लेगा, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नियम कौन सा है, बताइए। पहला नियम है न्यूटन का, सेकंड नियम है, थर्ड नियम है कि नन ऑफ द अबव है कि ऑल ऑफ द अबव है, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज है, तो उस चीज को आप यहां पर कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप देखिए इसमें, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, बिल्कुल बेसिक से है सर ये एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। आप लोग देखिए सर, सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कैंडेला, क्या देखेंगे, कैंडल क्या करती है सर, ये केमिकल एनर्जी इंटू कैंडल क्या करती है, केमिकल एनर्जी से किस चीज में कन्वर्ट कर रही है, हीट और लाइट, ठीक है सर। और क्या है सर, नेक्स्ट आप देखिए डायनामो, डायनामो के अंदर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकता है डायनामो का कि डायनामो उस चीज के अंदर यूज होता है। सर देखिए, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर आ रही है, डायनामोस लगा हुआ है, किस चीज को कन्वर्ट कर रहा है। सर आपने देखा होगा विंड एनर्जी, है ना, बड़े बड़े जो विंड के जो लगे रहते हैं पवन चक्कियां, उनमें क्या हो रहा है, डायनामो ही लगा रहता है, जो कि वो घूम रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है, और उस मैकेनिकल एनर्जी से वो लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आप देखिए इलेक्ट्रिक मोटर। सर ये सब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा, मगर आपको रिलेट करना आना चाहिए कि इस चीज से ये चीज हो रही है। कन्वर्जन का क्वेश्चन आया है पहले भी, ठीक है सर। क्या था थर्ड वाला, इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है सर, बताइए। इलेक्ट्रिक मोटर को पहले क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर सपोज कीजिए कोई पड़ी है, उसको करंट दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो किस चीज में कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी। पानी देगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। फोर्थ आप लोग देखिए लाउड स्पीकर, एग्जांपल देखते हैं लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर के अंदर क्या हो रहा है, लाउड स्पीकर के अंदर क्या चीज जा रही है सर, क्या चीज जा रही है लाउड स्पीकर के अंदर, सबसे पहले क्या जा रहा है, सपोज इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर बाद में किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। किस चीज में, साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं सोलर सेल एग्जांपल। आप लोग बताइए क्या हो रहा है इसमें, निकल कर क्या आ रहा है, बताइए। सोलर एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, हीट एंड लाइट जा रहा है, और क्या निकल कर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, वेरी गुड। हीट और लाइट जा रहा है और इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल कर बाहर आ रही है। किसी को कोई डाउट है, होना नहीं चाहिए। आप सिर्फ सर इमेजिन कीजिए कि क्या हो सकता है आपसे, अगर कोई इससे पलट कर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई मोटरसाइकिल है सर, वो क्या कर रही है, सर, कोई बाइक है सर, वो क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी को खुद ही एक मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है बाइक। फ्यूल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर कर रही है ना। ईवीज के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जीज को मैकेनिकल एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है ना। कोई बड़ी फैक्ट्रीज है तो वहां पर क्या हो रहा है,
अगर करंट से चल रही है तो वो क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर रही है और फॉर पर से किसी भी चीज के अंदर वो ट्रांसफर कर रही है। तो ये चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। पीएससी में ऐसा क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। सपोज कीजिए सर माइक्रोफोन्स के अंदर क्या हो रहा है, अगेन वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इनमें रोल्स आते हैं। ठीक है, तो आज अपनी क्लास यहीं तक रहती है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के साथ हम लोग कल फिर इसमें आगे बढ़ेंगे।